आप भी अमेज़न को ऑफ कैंपस क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ है वंशिका। वंशिका ने खुद अमेज़न को ऑफ कैंपस क्रैक किया था। तो फिर द माइक इज ओवर टू यू, वंशिका। Hello, I am Vanshika Jain. I am currently in my third year of engineering. I am doing BTech in Computer Science and Artificial Intelligence from IGDTUW Delhi, and I'm going to be an upcoming SD intern at Amazon in the summer of 2024. तो सबसे पहले ये बताओ वंशिका कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? ये चीज थी कि एचआर तुम्हारे पास आए थे या फिर रेफरल के थ्रू? A to Z अपना पूरा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रोसेस समझाओ। Okay, so basically what happened was कुछ लोगों के पास मेल्स आई थी रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी, बट आई डिडंट रिसीव इट. बट आफ्टर सम टाइम, लाइक आई थिंक अराउंड जुलाई एंड, अमेजोन ने खुद अपनी वेबसाइट पे जाके लाइक दे ओपन द एप्लीकेशंस. सो मैंने डायरेक्टली उसी के थ्रू अप्लाई किया था. देयर वर नो रेफरल्स इन्वॉल्व, नथिंग. आई जस्ट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द वेबसाइट एंड आई वाज कॉल्ड फॉर एन OA, एंड वी हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड कि इतने दिन है एंड वी हैव टू कंप्लीट द OA इन दैट टाइम पीरियड. And so how was your online assessment now? Yeah, I wouldn't say it was too great. It was good. So basically we had 2 coding questions. In that I wasn't able to complete both of them. I did around 1.5 or something. But there were also behavioral questions involved. Basically वो ऐसे थे questions कि like आपको situations given है and you have to choose कि ऐसी particular situation में आप क्या step लोगे. तो multiple choice type question थे and वो behavioral थे. तो I believe according to that, like it involved coding as well as choosing of the behavioral questions. On the basis of both of these, the OAs were cleared. Okay. So were you able to solve both the questions in the OA round? No, I could just complete around 1.25 or 1.5 questions. तो फिर ये देखो गाइस कि इसने पूरे 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, बट स्टिल शी मैनेज्ड बिकॉज क्योंकि उसने जो अपने बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रखी. और ज़रूरी नहीं होता यार कि OA में अगर तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं. अगर तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा OA जो है अगर थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि 75% भी सही चला गया है तो तुम शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, तुम्हें इंटरव्यूज के कॉल आ सकते हैं. तो फिर वंशिका इंटरव्यूज राउंड पे आ जाते हैं. तो फिर ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करो कि कैसे कैसे राउंड्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे. So इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 hour का था. तो स्टार्टिंग वॉज अगेन जो जनरल होता है इंट्रोडक्शन से, टू टेल अस अबाउट आवरसेल्व्स, एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई मेंशन्ड इन द रेज्यूमे. सो उसके बारे में दैट आई डिस्क्राइब्ड इट वट एवर वर्क आई डन एंड दे क्रॉस क्वेश्चन मी ऑन दैट टू. तो आई थिंक स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स उसमें गए थे अप्रॉक्सीमेटली. देन बाकी के टाइम दे आस्क्ड मी 2 DSA बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक टोटली टेक्निकल, नथिंग एक्सेप्ट दैट. They were totally DSA questions. So one of the question was based on linked list and one of the questions was based on trees. तो इनका जो डिफिकल्टी लेवल था, जो भी क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूज में, उनका डिफिकल्टी लेवल कितना था? So basically ऐसा नहीं था कि एक ही स्टैंडर्ड लेवल था. What I thought was that they started with easy, like maybe आपको पता होगा शायद कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है if you've practiced a lot. एंड देन वो हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करके उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके उसका लेवल इंक्रीज कर रहे थे. सो आई वुड से दे वर गोइंग फ्रॉम इजी टू हार्ड, नॉट मच हार्ड, बट या दे वर डूइंग अ ड्रास्टिक चेंज लाइक दैट. एंड इंटरव्यूज में CS फंडामेंटल्स जो होते हैं अमेज़न के इंटरव्यूज में, उनकी कितनी वेटेज रहती है? आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस उसको फॉर अमेज़न स्पेसिफिकली देने की नीड नहीं है. Because as I said in my interview, I was just asked about my projects, like what work I had done, and they questioned me on that. And उसके अलावा I was just asked 2 DSA questions, totally based on coding. कोई fundamentals वगैरह के बारे में मेरे से नहीं पूछा था. तो फिर वंशिका मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो जर्नी थी प्रिपरेशंस की, वो कैसे स्टार्ट हुई? किस ईयर में तुमने कोडिंग स्टार्ट करी? ओके, सो मेरा एक्चुअली फर्स्ट ईयर वॉज लाइक वेरी क्लम्जी बिकॉज 1 साल में 3 सेमेस्टर करे थे. तो उसमें ऐसा नहीं था, आई कुडंट कम्प्लीटली डू कोडिंग. इट वॉज आई थिंक अराउंड स्टेप इंटर्नशिप टाइम 2022 इफ आई एम राइट. उसका नवंबर-दिसंबर अराउंड कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ DSA करना है. तो तब थोड़ा ऑन ऑफ चलता था. बट उसके बाद लास्ट ईयर आफ्टर February और March आई वुड से आई स्टार्टेड टू बिकम रेगुलर, क्योंकि रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना फिर मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू कीप फॉरगेटिंग. तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरी प्रॉपर एक बिल्कुल हार्ड वर्क वाली स्टार्ट हुई थी तो
तो वो लास्ट ईयर आप फेब या मार्च से मानो, तब से आई स्टार्टेड डूइंग प्रॉपर कोडिंग। तो ये चीज़ तो है कि यार अगर प्रैक्टिस छूट जाती है ना तो डीएसए भी ना धीरे धीरे जो ग्रास्प होती है ना हमारी, वो धीरे धीरे वीक हो जाती है उस सब्जेक्ट पे। जी, तो हर चीज़ में ही होता है, नॉट जस्ट डीएसए, चाहे सीएस फंडामेंटल्स हो या फिर हम प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करके उनको रिवाइज नहीं करते ना हमने क्या बनाया है, तो हम उसकी जो डिटेलिंग्स होती है ना वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो प्रोजेक्ट से मुझे ये जानना है वंशिका कि तुमने अपने रिज्यूमे में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करे थे। ओके, सो मेरा माई रेज्यूमे हैड अराउंड 4 प्रोजेक्ट्स I'd say. तो 2 वर ML बेस्ड, लाइक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट्स थे, एंड 1 वॉज अ वेबसाइट. इट वॉज वेरी बेसिक वेबसाइट, लाइक सिर्फ फ्रंट एंड इन्वॉल्व था, कोई बैक एंड इन्वॉल्व नहीं था. एंड जो 4th प्रोजेक्ट था, इट वॉज अ वेरी सिंपल नॉर्मल जावा का एक कोड था विच आई प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टिक टैक टो गेम. तो ऐसा कोई नहीं है कि आई मेड वेरी एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट्स, बट या दे वर गुड इनफ एंड आई हैड गुड इनफ नॉलेज अबाउट देम टू एक्सप्लेन समवन इफ दे आस्क मी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना रिज्यूमे में, तो फिर हमारे जो चांसेस होते हैं शॉर्टलिस्ट होने में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. जितने ज़्यादा क्योंकि हमारे पास ना 3rd ईयर में एक्सपीरियंस नहीं होता डालने को कि हम दिखा सकें. एजुकेशन सर्टिफिकेशंस के अलावा अगर तुम्हारा रिज्यूमे आउटस्टैंड कर सकता है बाकी क्राउड से, वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही कर सकता है. और मैं तो कहती हूँ मोर द मेरियर, जितने प्रोजेक्ट उतने ज़्यादा चांसेस. सो वंशिका, आई वॉन्टेड टू नो व्हाट आर दे ऑफरिंग स्टाइपेंड फॉर इंटर्न्स. So basically they are giving a stipend of around 1 lakh per month, and additionally they'll provide relocation cost as well. तो मान लो यार 1 लाख 3rd ईयर में तुम 1 लाख कमा रहे हो तो फिर बहुत ही बड़ी बात है. और जो कंपनीज 1 लाख स्टाइपेंड दे रही है ना, तो सोचो वो पैकेज कितना अच्छा देगी. तो वंशिका, अगर मान लो तुम यहाँ से तुम्हारा फुल टाइम ऑफर मिल जाता है तो तुम्हारा रफली कैसा पैकेज होगा? मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली इतना रिसर्च नहीं करा है इस पे, बट वॉट आईव हर्ड इज आई थिंक 30-40 के अराउंड शायद CTC होता है. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो, बट होपफुली वट एवर इज द बेस्ट. तभी 3rd ईयर में पढ़ाई कर लो, इंटर्नशिप ले लो, और फिर फाइनल ईयर PPO आ ही जाता है, और फिर आराम से बैठ के चिल करो. फाइनल ईयर में डेवलपमेंट करनी है, गेम्स खेलने हैं, ट्रिप पे जाना है, सब करो. तो फिर वंशिका, तुमने कोई ऐसी मिस्टेक करी है अपनी जर्नी में जो तुम चाहती हो कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो इसको रिपीट ना करें? मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट DSA. सब बोलते हैं DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी तुम करते हो इंटरव्यूज़ में, सिलेक्शन, वट एवर इज़ द प्रोसीजर, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स DSA. जितना जल्दी तुम DSA सीखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन DSA. प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी सॉल्व करना. तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा. आई वुड से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, सो दैट यू बिकम बेटर एट इट फॉर द फ्यूचर. एग्जैक्टली, बहुत ही सही एडवाइस है. और कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो, तुम्हें भी इंटर्नशिप्स मिल जाएगी. डेफिनेटली. सो अगर तुम्हें वंशिका से कनेक्ट करना है तो उसके लिंक्डइन हैंडल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. कोई भी डाउट हो तो वंशिका को लिंक्डइन पे भी पिंग कर सकते हो, मुझे भी पिंग कर सकते हो, बट मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. And that's all for this video. See you in the next video. Till then, bye. Thank you.